नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई? हमने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर ली, वैदिक जो काल है हमने वो कंप्लीट कर लिया और आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल में हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे। मगध का उत्थान आगे हम दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। धार्मिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य धर्म जो भी विकसित हुआ उस समय उसके बारे में चर्चा करेंगे। फारसी आक्रमण हुआ और ग्रीक आक्रमण हुआ, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपका गुप्त है ना, उसके बाद में फिर आपका जो है मौर्य काल और गुप्त काल बचेगा और फिर आपकी प्राचीन जो इतिहास है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी प्रकार की जो राजस्थान की सर्विसेज है या अदर जो भी जी के जीएस में हिस्ट्री आती है उसके लिए ये जो है वीडियोस आपके काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं जिसका नाम है महाजनपद काल। जनपद काल की बात करें तो टोटल कितने महाजनपद काल हैं हमारे पास? 16। ठीक है, 16 महाजनपद है। महाजनपद का जो है ये दूसरी नगरीय क्रांति थी। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण क्या था? लोहे की खोज थी। ठीक है, कैसे हुई नगरीय क्रांति? लोहे की खोज के कारण जो है ये नगरीय क्रांति हुई थी। 16 महाजनपद का उल्लेख अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय और भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगुंतर निकाय किसका है? ठीक है, भगवती सूत्र किसका है? तो अगुंतर निकाय तो हो जाएगा आपका बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ का हो जाएगा। ठीक है, और भगवती सूत्र हो जाएगा आपका जैनों से संबंधित, जैन साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाता है कि अगुंतर निकाय जो ये 16 महाजनपद का उल्लेख है वो किसके अंदर है? ठीक है, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दे देंगे और एक या तो आपको अगुंतर निकाय या भगवती सूत्र या बोध। ठीक है, इस तरीके का एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में बात करें दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिया कि एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको राजधानियों को लेकर बनता है। ठीक है, तो हम राजधानी पे एक नज़र डाल लेते हैं। राजधानी की बात करें तो कंबोज की राजधानी है हाटक, गांधार की है तक्षशिला, कुरु की है इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। देखो ये याद ही करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, काफ़ी नाम तो आपके सुने सुने होंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। पांचाल की हो जाएगी अहिछत्रपुर और कांपिल्य, कौशल की हो जाएगी श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या। ठीक है, वर्तमान में कौशल जो है आपका फैज़ाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम बात करें मत्स्य संघ, मल संघ की बात हो जाएगी तो कुशीनारा या कुशीनगर हो जाएगा। वज्जी संघ की बात करेंगे तो वज्जी की हो जाएगी विदेह, वैशाली या मिथिला। अंग की हो जाएगी चंपा। मगध की हो जाएगी गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। ठीक है, काशी की हो जाएगी वाराणसी। शूरसेन की हो जाएगी मथुरा और मत्स्य की हो जाएगी आपकी विराटनगर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका चार्ट में भी मैंने इसको समझा रखा है। ठीक है, कंबोज की हाटक हो जाएगी, गांधार की तक्षशिला हो जाएगी, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, वत्स, अवंती। ठीक है, चैदी, काशी, मगध, पांचाल, मलसंग, वज्जी संघ। ठीक है, कौशल। वज्जी संघ की बात करें तो वज्जी संघ जो है 8 गणों का संघ था। ठीक है, जिसमें वैशाली के लक्ष्मी, मिथिले के विदय, कुंडग्राम के जातक, ये गणतंत्र शासन व्यवस्था थी यहाँ पे। ठीक है, पांचाल की बात करें तो गंगा नदी 2 भागों में थी, कन्नौज और कयूज नगर यहीं पे स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कंबोज की बात करें तो कंबोज जो है श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ये। ठीक है, चाणक्य ने यहाँ के निवासियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी मतलब तीनों कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का जो है इनको करते थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद में जो बात करें हम आपकी तो आपको एक ये राजधानी अश्मक आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपका राजधानी में मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो अश्मक पे बनता है कि कौन सा दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में है, तो वो आ जाएगा आपका अश्मक। ठीक है, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी नदी के तट पर ये है और इसकी राजधानी आ जाएगी आपकी पोटन या पाटन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ पे मत्स्य संघ तक। उसके बाद में आ जाएंगे आपका वश की हो जाएगी कौशाम्बी, चेदी की हो जाएगी शक्तिमती, अवंती की हो जाएगी उज्जैनी। ठीक है, और महिष्मती, और अश्मक की हो जाएगी पोटन या पाटन, गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। तो एक तो आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है,
एक आपसे कम्बोज की हाटक। मेन जो है आपकी यही राजधानियाँ पूछी जाती हैं। चेदी की शक्तिमती पूछ लेते हैं एक आपकी, तो थोड़ा सा राजधानियों को देख लेना और दिमाग में सेट करने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, 16 महाजन की पद की बात करें जिसमें 14 तो राजतंत्र थे, मतलब राजा का शासन था, 2 गणतंत्र थे जैसे चुनाव करके जीता जाता है, और 4 महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, जिसमें कौन से आ जाएंगे ये भी ध्यान रखना, मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये जो है शक्तिशाली महाजनपद में आते थे। ठीक है, दो दो राजधानियाँ किसकी हैं, कौशल, अवंती और पांचाल जो है इनकी दो दो राजधानियाँ रही हैं। अब बोलते हैं कि मगध का उत्थान हुआ, मगध का उत्थान हुआ, तो मगध के उत्थान के पीछे कारण क्या था जिसकी वजह से मगध का उत्थान हुआ। पहली बात तो बात करें कि मगध का सामरिक महत्व था, भौगोलिक कारण था इसका, जो इसकी स्थिति है वो ऐसी थी कि सब लोगों ने यहाँ पे इसको आगे बढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक जगह थी, साम्राज्य विस्तार के लिए एक अच्छी जगह थी। ठीक है, भौगोलिक विस्तार की वजह से इसका महत्व ज़्यादा था। ठीक है, नदियों का बहाव क्षेत्र है यहाँ पे, नदियों का प्रयोग सिंचाई और नौकायान में किया जाता था। खनिज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते थे। उपजाऊ मैदान हो जाएंगे आपके। मगध के आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाना और महत्वाकांक्षी शासक। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह सही है, पर जब तक जो राजा है वो महत्वाकांक्षी ना हो, वो अपने साम्राज्य को ना बढ़ाने की सोचे, तो सारी की सारी चीज़ें खनिज वनिज कोई मायने नहीं रखती। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण महत्वाकांक्षी शासक का होना भी यहाँ पे रहा है। ठीक है, तो मगध के उत्थान के अगर आपसे कारण पूछे जाए तो ये कारण जो है ये निम्न कारण आपको बताने होंगे। उसके बाद में अब हम इसमें कुछ वंश पढ़ेंगे जिसकी मगध उत्थान में जिन्होंने काम किया। सबसे पहले आ जाएगा आपका हयक वंश। हयक वंश की बात करेंगे तो हयक वंश में सबसे पहले हम राजा पढ़ेंगे बिंबिसार। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार जो है इसका शोणिक नाम से प्रसिद्ध है, क्षेत्रोजस भी बोला जाता है इसे। प्रथम साम्राज्यवादी शासक था ये। ठीक है, और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से विवाह किया, लक्ष्मी राजकुमारी चिल्लन्ना से विवाह किया और मध्य देश की राजकुमारी शेमा से विवाह किया। तो ये कुछ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आपसे एक तो मेन ये पूछा जा सकता है कि शोणिक नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो वो आपका बिंबिसार हो जाएगा। तो हयक वंश में हम सबसे पहले बिंबिसार को पढ़ते हैं। बिंबिसार ने और क्या क्या चीज़ें करी उसके बाद में हम बात करें इसने क्या किया। बिंबिसार ने अंग जो प्रदेश है, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है, इसने प्रदेश को जीत लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। प्रसेनजित ने इसे काशी दहेज में दे दिया। आपसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जाता है, इसमें अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रगोद की चिकित्सा हेतु भेजा था। तो ये जीवक के बारे में पूछा जाता है कि जो जीवक है इसने शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी थी, तक्षशिला से करी थी। किसके टाइम पीरियड पे था, बिंबिसार के टाइम पीरियड पे था। किसके यहाँ भेजा था, प्रगोद के यहाँ पे भेजा था। प्रगोद कौन था, अवंती का शासक। ये तीन चीज़ें हैं आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। फिर बिंबिसार के जो बेटा था अजातशत्रु, उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद में बनता है आपका राजा अजातशत्रु। अजातशत्रु की बात करें तो कुणिक नाम से प्रसिद्ध था। काशी पे इसने अधिकार कर लिया, जो इसको दहेज में मिली थी प्रसेनजीत से, उसने कहा कि भाई ऐसे दहेज में तो कभी भी वापस ले लेंगे, तो इसने परमानेंट उस पर अधिकार ही कर लिया। अब क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि कौन से मंत्री को भेजकर इसने जो है वज्जी संघ में फूट डाली। ठीक है, तो आपसे एक तो ये पूछा जाता है वस्कार को भेजकर इसने वज्जी संघ में फूट डाली। ठीक है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया और इस युद्ध में उसने रथमूषल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा प्रयोग किया, रथमूषल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। तीसरा क्वेश्चन, पहली बौद्ध संगति का आयोजन जो है अजातशत्रु ने करवाया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक तो वज्जी संघ में फूट डालने के लिए किसको भेजा था, वस्कार को भेजा था। ठीक है, और रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किसने किया, अजातशत्रु ने किया था वज्जी संघ को जीतने के लिए। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था, तो वो भी अजातशत्रु ने ही करवाया था। ठीक है, इसके पुत्र उदयन या उदयन ने इसकी हत्या कर दी। फिर यह आता है उदयन बनता है, पाटलिपुत्र नामक शहर इसने बसाया था। और हयक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है, यह अंतिम शासक हो जाएगा। फिर दूसरा वंश आता है, इसका नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात करें तो सबसे पहला राजा आ जाएगा शिशुनाग। अवंती को जीता और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा जहाँ बनेंगे वहाँ मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है, देखो एक पढ़ने की बात होती है कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए, तो आपका कोई टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी या हमने देखा नहीं, है ना। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगी, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कालाशोक का। ठीक है,
दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? कालाशोक ने। तो पहली अजातशत्रु ने करवा दी, दूसरी कालाशोक ने कराई और पाटलिपुत्र को वापस से इसने अपनी राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र को पहले उदयन ने बनाया था, शिशुनाग ने चेंज किया, वैशाली किया और कालाशोक ने वापस से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। फिर तीसरा वंश आता है नंद वंश, इंपॉर्टेंट है, महापद्म नंद। ठीक है, ये राजा भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तो आपसे पूछा जाएगा, दूसरा भार्गव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो महापद्म नंद जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नगरों का निर्माण करवाया और वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आ गया। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन था और संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो आपसे पूछा जाएगा अष्टाध्यायी का जो लेखन है किस काल में हुआ? ठीक है, ध्यान रखना है आपको, नंदवंश महापद्मनंद। ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जो है नहरों के निर्माण का साक्ष्य है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर घनानंद आ जाएगा। घनानंद इसने चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था। इसने फिर चाणक्य बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास बुलाता है, उसको 1000 काशापण में खरीदता है और घनानंद को पराजित करता है। ठीक है, और फिर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाएगा आपका। घनानंद पर जनता का अत्यधिक कर लागू करे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये हमने 16 महाजनपद काल पढ़े। मगध का उत्थान कैसे कैसे हुआ? ठीक है, कारण आपसे पूछ सकते हैं। आपको एक तो ये ध्यान रखना है, 16 महाजनपद जो है इसमें इनका उल्लेख कौन से हैं? अगुंतर निकाय, भगवती सूत्र और खुद्दक निकाय। राजधानी एक तो आपसे कंबोज वाला थोड़ा सा देख लेना, बाकी आपको देखनी तो सारी है, पर जिसमें बता रही हूँ वो ज़्यादा अश्मक आपको देख लेना, क्योंकि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था ये गोदावरी नदी के किनारे। जयदी की शक्तिमती ध्यान रख लेना। ठीक है, ये मैप को थोड़ा सा दिमाग में सेट करने की कोशिश करना। मगध उत्थान के कारण बताए मैंने आपको। सामरिक महत्व हो जाएगा, नदियों का क्षेत्र हो जाएगा, खनिज हो जाएंगे, उपजाऊ मैदान, हाथी और महत्वाकांक्षी शासक हो जाएंगे। हयक वंश की बात करें तो बिंबिसार को ध्यान रखना, शोणिक या क्षेत्रदश के नाम से। किसकी से शादी करी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसके टाइम पे जीवक था, जीवक का ध्यान रखना, कहाँ से पढ़ के आया था? तक्षशिला से पढ़ कर आया था। अजातशत्रु की बात करेंगे तो अजातशत्रु को ध्यान रखना, कुणिक नाम से जाना जाता है। रथमुशल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया, वज्जी संघ में वस्कार को भेजा, फूट डलवाई और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। उदयन ने इसकी हत्या कर दी, फिर उदयन राजा बनता है, पाटलिपुत्र नामक शहर बसाता है। अंतिम शासक जो हयक वंश का था वो नागदशक था। फिर आ जाएगा आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में हम शिशुनाग और कालाशोक को ध्यान रखेंगे। शिशुनाग में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कालाशोक को इसलिए ध्यान रखना, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। फिर तीसरा वंश पढ़ेंगे हम नंदवंश। नंदवंश की बात करेंगे तो महापद्म नंद आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भार्गव बोला जाएगा। अष्टाध्यायी का जो पाणिनि के लेखक हैं इसके समकालीन थे। और फिर आ जाएगा आपका घनानंद। घनानंद जो है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो जाएगा और मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें इतना ही देखना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। ठीक है, बाकी कल हम हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं, तभी मुझे भी आपका सहयोग चाहिए। देखिए, है ना, तो प्लीज़ अपना सहयोग बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। चलिए, तो कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। आज के लिए धन्यवाद।